जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर, जहां आप अभी जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल का ये जो प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन जो कि पीछे जो परीक्षा में पूछे गए हैं उनसे संबंधित आप देख रहे हैं। और इसमें अभी हम जो भी वर्ष वाइज इसका पीटी और मेंस जो भी हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रश्न है उसको डिटेल में कर रहे हैं। जैसे कि जो भी प्रश्न है, जैसे यहाँ पे देखिए नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का किसने प्रारंभ किया, तो इससे जुड़े जो भी जितने भी फैक्ट बन सकते हैं तो उससे संबंधित सारे प्रश्न को हमने उसमें लिया है। तो ये ऐसे भी बेस्ड ऑन मेमोरी है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अभी ये 29/1/17 का ये प्रश्न है। तो चलिए इसका जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको आने वाले परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि परीक्षा से पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए हमारा है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू से संबंधित जो फैक्ट, इनकी जो फेमस बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है इंडिपेंडेंट समाचार पत्र का संपादन किया गया था। परांजपे के द्वारा काल नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र निकाला गया था। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया जैसा समाचार पत्र जो है एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया था। और सोम प्रकाश समाचार पत्र ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका के जो संपादक थे वे शिशिर कुमार घोष थे। कॉमरेड समाचार पत्र जो है ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर के द्वारा निकाला गया था। तो ये सब जो उस समय के जो फेमस रहे हैं उससे संबंधित जो भी डिटेल है इसके बारे में आपको पता चला। अगर चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजदूत था ये। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। और मेगास्थनीज के द्वारा जो है इंडिका नाम की पुस्तक लिखी गई है, और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पाली प्रोथा उसमें कहा है। मौर्य नगर सब प्रशासन पर सर्वाधिक जानकारी जो है आपको इंडिका पुस्तक से ही प्राप्त होता है। इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में व्यवसाय के आधार पर इसमें बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पटना हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है ये पटना साहिब में हुआ था, और यहीं इन्होंने पर्शियन भी सीखी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 5 जनवरी 1666 ईस्वी को हुआ था। 10वें गुरु ये सिख धर्म के थे, और ये अंतिम गुरु। ये सिख धर्म के बारे में कुछ और फैक्ट, जो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी हैं, सिख धर्म के अंतिम गुरु यही गुरु गोविंद सिंह जी रहे। नांदेड़ में 7 अक्टूबर 1708 को अफगानी के द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी जाती है। और पटना सिटी में जो है गुरुद्वारा का निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। पटना में जो सिटी में जो गुरुद्वारा का निर्माण है महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोद हो जाएगा। अमजद अली खान सरोद यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं। सरोद वादन में जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वे हैं अली अकबर खां, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां, विश्वजीत राय चौधरी, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा इत्यादि हैं। भारत में जैसे कि प्रसिद्ध सारंगी वादक के बारे में अगर जानना हो तो ये है नारायण विनायक, सुल्तान खान, अब्दुल रहीम खान, अहमद खान, गुलाम सबीर खान, गोपाल मिश्र इत्यादि। और सितार वादक के कुछ नाम जैसे पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी इत्यादि हैं। और तबले से संबंधित जो कुछ वादक हैं जैसे अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, चतुर लाल, अनोखे लाल मिश्र, गुदई महाराज और किशन महाराज इत्यादि। तो इन सब के बारे में चलिए अगला देख लेते हैं।
अबेस्कस की खोज इस दौरान हुई, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक सभ्यता काल। अबेकस की खोज जो है ग्रीक सभ्यता काल के दौरान हुई है। अबेकस जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जो मूल ग्रीक शब्द से अबॉक्स या अबेकॉन से बना है, जिसका अर्थ होता है टेबल या टैबलेट। अबेकस का आविष्कार लगभग 3000 ईस्वी पूर्व बेबीलोन से माना जाता है। चलिए कुछ नाम और उसके आविष्कारक के बारे में जान लेते हैं। अबेकस का जो आविष्कारक माना जाता है ये ली कोई चेन को माना जाता है। नेपियर्स बोन का ये जो नाम है इनका आविष्कारक आपको ब्लेज पास्कल को माना जाता है। तो जैसे कुछ कुछ यूनिक है उसे आप ध्यान रखेंगे। विश्व में 6 प्राचीन सभ्यता है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता है। दजला फरात नदी घाटी सभ्यता मोसापोटामिया से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध भारत से है। हुआंगहो नदी घाटी सभ्यता का संबंध चीन से है, जिसे हम लोग पीली नदी के रूप में भी जानते हैं। रोमन सभ्यता और ग्रीक सभ्यता जो है 6 प्राचीन सभ्यता में शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया का शासन जर्मनी पर था। जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में किया गया। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का मुख्य योगदान है। बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। फ्रांस के सेडान का युद्ध में फ्रांस को जो है सेडान के युद्ध में पराजित कर फ्रैंकफर्ट की संधि करने पर बिस्मार्क ने विवश किया था 1871 ईस्वी में। और अगर भारत के एकीकरण के लिए भारत के बिस्मार्क के रूप में हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल कितने सदस्यों का कौन सा आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10। भारत में लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। भारत संविधान के अनुच्छेद जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति कोरम व्यवस्था का प्रावधान है, जिसके अनुसार कुल सदस्यों का 10% सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हो तो कोई वैध कार्य नहीं हो सकते हैं। कोरम व्यवस्था के अभाव में सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। साप्ताहिक शार्ली एब्दो कहां से प्रकाशित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस हो जाएगा। साप्ताहिक शार्ली एब्दो पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। शार्ली एब्दो पत्रिका के कार्यालय पर आतंकवादी द्वारा हमला कर 7 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी, इसीलिए यह बहुत चर्चित रहा था उस समय। अगला प्रश्न देखते हैं कि H1N1 इसके द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विषाणु के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वाइन फ्लू को इन्फ्लुएंजा H1N1 नाम दिया है। अब इसमें ये स्वाइन फ्लू है, यह एक संक्रामक रोग है जिसका प्रसार काफ़ी तेजी से होता है। बर्ड फ्लू के बारे में इसका जो है मुख्य विषाणु H5N1 है। सार्स रोग का जो लक्षण है फ्लू से मिलते जुलते हैं। H1N1 के 3 श्रेणी हैं, A, B एवं C। एड्स जो है विषाणु एकल RNA वायरस है या रेट्रो वायरस है। विषाणु को जो वायरस है उनको क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। यह सजीव एवं निर्जीव के बीच की एक कड़ी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक जाना माना साहित्य समारोह कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर हो जाएगा। जयपुर साहित्यिक समारोह के लिए जाना जाता है। जयपुर में प्रतिवर्ष साहित्यिक समारोह होता है। जयपुर को गुलाबी शहर भी कहते हैं और मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर अर्थात जयपुर ही थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीक में स्तूप इसका प्रतीक है अर्थात किसका प्रतीक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु से संबंधित है। बुद्ध के संबंधित अवसरों से जो जुड़े प्रतीकों में स्तूप का जो वर्णन है वो मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। गौतम बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप जो इनके जो अस्थियों के अवशेषों पर
स्तूप का निर्माण करवाया गया है। सांची का स्तूप भारत में सबसे बड़ा स्तूप है। सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था। चैत्य बौद्ध जो है धर्म का पूजा स्थल या मंदिर है। मठ, जहाँ पे मठ वो जगह है जहाँ पे भिक्षु भिक्षुनी निवास करते हैं। बिहार उस जगह को कहते हैं जहाँ पे शिक्षा का केंद्र होता है। बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। बौद्ध धर्म में गृह त्याग की जो घटना है उसको महापरिनिष्क्रमण कहा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त हो जाएगा। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त को भानुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के जो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे और गुप्त वंश के जो महानतम शासक हैं वे चंद्रगुप्त द्वितीय थे। विसेंट स्मिथ के द्वारा अर्थात B.A. स्मिथ के द्वारा जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है या कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर हो जाएगा। अकबर ने दाऊद को हाजीपुर और पटना से खदेड़ कर बाहर कर दिया। मुल्ला दाऊद का विद्रोह 1574 से 76 के बीच हुआ था। मुल्ला दाऊद का विद्रोह अकबर के काल में हुआ था। मिर्जा हकीम का विद्रोह काबुल क्षेत्र में अकबर के काल में हुआ। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है और खुसरो और महाबत खां का जो विद्रोह है जहांगीर के काल में हुआ और राजकुमार अकबर का विद्रोह औरंगजेब के काल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नवरत्न थे। अकबर के राज दरबार में नवरत्न रहा करते थे जो निम्न प्रकार हैं, जैसे बिरबल होगा, मानसिंह, अबुल फजल, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम और फैजी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान रहते थे। शिवाजी के दरबार में जो अष्ट प्रधान थे वो उनके अष्ट सहयोगी माने जाते थे, जो मंत्रिपरिषद और अष्ट दिग्गज 8 कवियों के समूह थे। जब आप साउथ का पढ़ेंगे इतिहास तो इतना भी हम लोग जो अष्ट से संबंधित है उनको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कोचीन हो जाएगा। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में जो राजधानी है कोचीन थी। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था। पुर्तगाल भारत आने वाला जो है पहला यूरोपियन कंपनी है। पुर्तगाल ने अपना पहला कारखाना जो है आपको कोचीन में ही खोला था। कोचीन में प्रथम कारखाना 1502 ईस्वी में खोला गया। अगला प्रश्न देखेंगे। बैगनी प्रकाश के लिम्डा या इस सिंबल को तरंगदैर्घ्य बोल सकते हैं। इससे लैम्डा उल्टा होता है। तरंगदैर्घ्य का परास NM में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 380 से 450 NM। अब लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 625 से 740 mm होता है। उसके बाद नारंगी रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो आपको 590 से 625 होता है। गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य परिसर जो है 10⁻⁻14 मीटर से आपको 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो इसे भी ये पूरा डिटेल याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसे याद रखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशीय तंतु। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है। प्रकाश तंतु से रोगी के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जा सकता है। प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है और प्रकाश के संबंध में जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को एक वक्रीय मार्ग में चलाया जा सकता है।
निकट दृष्टि दोष वाले जो रोगी हैं उसको अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, और दूर दृष्टि वाले जो रोगी हैं उनको उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? अर्थात सबसे छोटा दिन की बात यहाँ पे हो रही है, या अगर लंबी रात्रि है तो दिन छोटा होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 22 हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि 22 दिसंबर को होती है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति भी कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे जो है कर्क संक्रांति कहते हैं। इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल और उनके माध्य की दूरी के बीच रिश्ता क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, F समानुपाती 1/r² हो जाएगा। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना कूलॉम ने इसी प्रकार किया था, और कूलॉम के नियमानुसार जो है F समानुपाती Q1 × Q2 हो जाएगा। अब इसमें जो है जैसे इसमें ये समानुपाती वाला ये फॉर्मूला है, उसे आप जब सॉल्व करेंगे तो F समानुपाती 1/r² हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 ईस्वी। चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ 1917 में हुआ। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह से ही शुरू हुआ था। चंपारण किसानों के साथ नील खेती के लिए 3 कठिया पद्धति जो है संबंधित अनुबंध उनका किया गया था 1867 ईस्वी में। इस अनुबंध के मुताबिक जो है 1 बीघा के 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण आए थे। गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पलाश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी जो है सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा हो जाएगा। राजकीय वृक्ष अशोक हो जाएगा। हरियाणा का राजकीय फूल कमल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का अगर राजकीय चिन्ह की बात करें तो मछली और तीर कमान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए रीजनिंग का सवाल है, बीच बीच में रीजनिंग भी है तो उसे हम छोड़ेंगे। चलिए आप इसे देख लीजिएगा। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कानपुर हो जाएगा। भारत में प्रथम बार जो है ऊनी कपड़ों की मिल कानपुर में खोली गई थी। 1870 ईस्वी में कानपुर में प्रथम बार ये खोला गया। भारत में ऊनी उद्योग वास्तविक रूप से 1950 ईस्वी के बाद ही हुआ। भारत में ऊनी वस्त्र के प्रमुख केंद्र जो है लुधियाना है, जालंधर है, मिर्जापुर, आगरा और श्रीनगर इत्यादि है। ऊन रेशेदार प्रोटीन है। मैरिनो भेड़ जो है ऊन के लिए प्रसिद्ध है। मैरिनो ऊन अपनी कोमलता, बारीकी, मजबूती, लचीलेपन इत्यादि के लिए ये विख्यात है। अंगोरा ऊन जो है ये खरगोश से प्राप्त होता है, और पश्मीना बकरियों से भी ऊन बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 हो जाएगा। इसमें जो है प्राकृतिक रेशम की मुख्य किस्में 4 है। रेशम के 4 किस्मों के नाम जैसे सहतूती, एड़ी, तसर और मूंगा हो जाएगा। भारत में रेशम के 4 किस्म पाए जाते हैं, जिसमें सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। रेशम का जन्मभूमि जो है चीन माना जाता है, और रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश चीन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जलियांवाला बाग कहाँ पे है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। जलियांवाला बाग जला नाम के सरदार का था, जो अब राष्ट्रीय शहीद स्मारक है। 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओ डायर ने जनसभा पर जो है गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। सरकारी रिपोर्ट में मात्र 379 व्यक्ति के मरने की पुष्टि की गई थी। हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए बनाया गया था,
और हमारे भारत में कांग्रेस की ओर से इस पर जो है पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इरूला हो जाएगा। तमिलनाडु में पाई जाने वाली जो मुख्य जनजाति है वो इरूला है। तमिलनाडु में इसके अलावा टोडा, कुडुम्बा, बड़ागा और इत्यादि ये सब जनजाति है। केरल में इडुला, कुडुम्बा, कडार, पुलियन और सारे जो जनजाति हैं ये पाए जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जो जनजाति है वो भील जनजाति है। टोडा जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से है, यहीं पर ये सब पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जाड़वा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा अंडमान। जारवा जनजाति अंडमान में पाई जाती है। निकोबार में सेंटियोन जनजाति पाई जाती है। ओंग ग्रेट अंडमानीज सैम्पेन जनजाति भी अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में पाई जाती है। भारत में लगभग 550 जनजातियां पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या के 8.14% जो व्यक्ति है अनुसूचित जनजाति के हैं। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति का प्रतिशत मिजोरम में है 95%। लक्षद्वीप में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत निवास करते हैं। भारत में सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में है संख्या के अनुसार से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हंगुल हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम वन जीव संरक्षण परियोजना का नाम हंगुल था। प्रोजेक्ट हंगुल 1970 में प्रारंभ किया गया था। हंगुल कस्तूरी मृग है और दक्षिग्राम अभ्यारण्य में हंगुल को संरक्षित किया गया है। 21 से 24 नवंबर 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में प्रथम बाघ बचाओ सम्मेलन शुरू हुआ था। 1972 में भारत में सर्वप्रथम बाघ की गणना की गई। 2019 में बाघ की गणना के अनुसार इनका जो है भारत में संख्या 2967 बाघ है। 7 दिसंबर 1992 को प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीति आयोग का आरंभ कब हुआ, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनवरी 2015। नीति आयोग जनवरी 2015 को प्रारंभ हुआ। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की जाती है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग के द्वारा जो है संघवाद को मजबूत बनाया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये जो है पूर्व में जो चला आ रहा था योजना आयोग, उसी के स्थान पर ये इसकी स्थापना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे। पवनार आश्रम के संस्थापक विनोबा भावे थे। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के जनक थे। विनोबा भावे के गुरु महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गांधी थे। गोपाल कृष्ण गांधी के गुरु MG रानाडे थे। बाबा आमटे कुष्ठ रोगी के उपचार के लिए जाने जाते हैं। अन्ना हजारे गांधीवादी चिंतक हैं। बाबा रामदेव योग साधना के लिए जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उर्दू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा उर्दू है। डोगरी भी जम्मू कश्मीर की भाषा है। बिहार की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। आंध्र प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है और उत्तर प्रदेश की भी राजकीय भाषा उर्दू है। संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जापान की संसद कहलाती है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी डाइट हो जाएगा। जापान की संसद के अलावे कुछ अन्य देशों की जो संसद का नाम है उसे भी जान लेते हैं। जैसे स्पेन की संसद को क्वार्टेस कहते हैं। रूस की संसद को ड्यूमा। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत। इजराइल की संसद को नेसेट। नॉर्वे की संसद को स्टर्लिंग। आयरलैंड की संसद को डेल आयरन। डेनमार्क की संसद को फोल्केटिंग। मंगोलिया की संसद को स्टेट ग्रेट खुरल और पोलैंड की संसद को सोजीम कहा जाता है। तो इसमें से याद रखें ये सब प्रश्न रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न है रियाल किस देश की मुद्रा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब हो जाएगा।
रियल सऊदी अरब की जो मुद्रा है। चलिए और कुछ जानते हैं। पाकिस्तान की जो मुद्रा है रुपया है, रोमानिया की मुद्रा ल्यू है, चिली की मुद्रा पीशो है, पेरू की मुद्रा न्यूबो सोल है, केन्या की मुद्रा सिलिंग है, घाना की मुद्रा केडी है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीला हो जाएगा। भारतीय झंडे का चक्र का रंग नीला है। भारतीय संविधान द्वारा 22 जुलाई 1947 को झंडा को स्वीकार किया गया था। झंडा पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ये जो है जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार के उपसंबंधी के समिति के अध्यक्ष थे। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र है। अशोक चक्र में 24 आड़ियां या तिलियां है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष हो जाएगा। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष जी के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में आनंद मठ उपन्यास में ये प्रकाशित हुआ। वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी जी के द्वारा किया गया और आनंद मठ उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया। 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इनका सत्यजीत राय को दिया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक चैत्र प्रायः पड़ता है इस दिन को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च को। एक चैत्र प्रायः जो है 22 मार्च को पड़ता है। चैत्र राष्ट्रीय पंचांग में प्रथम माह होता है। राष्ट्रीय पंचांग में अंतिम माह फाल्गुन होता है। राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग 1957 में लागू किया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सत्यमेव जयते यह यहाँ से लिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद हो जाएगा। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते भारत का जो है राष्ट्रीय वाक्य है। उपनिषद दर्शन विषय से संबंधित है। उपनिषद 108 है। मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखी गई है। मनु भारत के प्रथम स्मृतिकार या विधिवेता थे। मनु पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी यात्रा दिल्ली और इस शहर के बीच की गई। तो ये उस समय के करंट के लिए पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर उस समय के हिसाब ऑप्शन नंबर डी, आगरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसका उपनाम द वाल है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर डी, राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को हम लोग द वाल के उपनाम से जानते हैं और इनका जो है राहुल गांधी को दीवार उपनाम जो है क्रिकेट खेल के संदर्भ में दिया गया है। MS धोनी का जो उपनाम है वह माही है। लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से शोएब अख्तर को जाना जाता है और इंडियन एक्सप्रेस के नाम से लिएंडर पीस को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा में भी है। और रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा किया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार 1917 में, 1944 में एवं 1963 ईस्वी में रेड क्रॉस को दिया जा चुका है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हेनरी ड्यूनेंट जी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रति वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे और आनंद मठ की जो रचना जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है 1882 ईस्वी में की गई थी। आनंद मठ में को जो ये फेमस ऐसा बुक है जिसमें जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। आनंद मठ में ही सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत को जो है प्रकाशित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। द ओडेसिटी ऑफ होप किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बराक ओबामा।
द ओडिसिटी ऑफ होप ओबामा के द्वारा लिखा गया है। बराक ओबामा अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। हालांकि यहाँ इसमें जो है प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति जो है अब्राहम लिंकन होना चाहिए। आप इसे देख लीजिएगा, इस बुक में अश्वेत राष्ट्रपति इसमें दिया गया है। बराक ओबामा के बारे में इसका आप डिटेल बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनो डोमिनी। समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ एनो डोमिनी होता है। ईसा के जन्म के बाद को एनो डोमिनी कहते हैं। ईसा के जन्म के पूर्व को बीसी कहते हैं। बीसी का पूर्ण रूप होता है बिफोर क्राइस्ट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी जाती है और स्वतंत्र भारत में नाथूराम गोडसे को सर्वप्रथम फांसी दी गई। 14 फरवरी को हम लोग वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच पाने, एक्सेस खोने का जो डर है वो क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोमोफोबिया। अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच पाने या एक्सेस खोने का जो डर है नोमोफोबिया कहलाता है। जल से डरना हाइड्रोफोबिया, फूल से डरना एंथोफोबिया। फोबिया एक प्रकार का मनोविकार है। सीनोफोबिया वाले व्यक्ति को कुत्ता से डर लगता है। मोनोफोबिया वाले व्यक्ति को अकेले में डर लगता है। मोनोफोबिया को ऑटोफोबिया भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाथेर पंचाली हो जाएगा। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित प्रथम जो चलचित्र है पाथेर पंचाली है। पाथेर पंचाली सत्यजीत रे के चर्चित फिल्मों में से एक है। सत्यजीत रे पश्चिम बंगाल के फिल्म जगत के प्रसिद्ध डायरेक्टर थे। सत्यजीत रे को 1992 ईस्वी के विशेष पुरस्कार जो है ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है कलकत्ता में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान जो है बैरकपुर में है। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कलकत्ता में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान जो है ये आपको कलकत्ता में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचतंत्र किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक पंडित विष्णु शर्मा थे। विष्णु शर्मा के द्वारा जो पंचतंत्र लिखी गई और ये ऐसी बुक है जो बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषा में अनुवादित की गई है। पंचतंत्र जो है उपदेशात्मक और नीतिपरक पुस्तक है। विशाखा दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक लिखी गई। बराहमिहिर खगोल शास्त्री थे। विष्णुगुप्त या के द्वारा जो है अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी हो जाएगा। धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रसिद्ध ज्ञाता थे। धन्वंतरी गुप्त काल के महान चिकित्सक थे। धन्वंतरी को चिकित्सा का भगवान कहा जाता है। धन्वंतरी पुस्तक पुरस्कार जो है आपको भारत सरकार के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत पुस्तक लिखी थी और ब्रह्मगुप्त की जो रचना है ब्रह्म सिद्धांत है। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2008 में। आईपीएल क्रिकेट का आरंभ जो है 2008 से हुआ है और मुंबई इंडियंस के द्वारा जो है ये 2020 का ये दिया गया आईपीएल। इसमें जो दिया हुआ है लास्ट आईपीएल जो है किस टीम के द्वारा जीता गया आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, लेटेस्ट वाला। आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले को पर्पल कैप दिया जाता है और सर्वाधिक रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लाइपेज द्वारा वसा के
जलीय अपघटन पर मिलता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वसा ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल का एस्टर होता है। सामान्यतया वयस्क मनुष्य को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होना चाहिए। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। वसा सामान्यतया 20% कार्बन के 20 डिग्री कार्बन के जो है कार्बन में जो है ठोस अवस्था में ये होता है। वसा 2 प्रकार के होते हैं, जैसे संतृप्त और असंतृप्त। जो संतुलित भोजन के लिए खाद्य पदार्थों में 6 मुख्य पदार्थों का होना आवश्यक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण एवं जल। चलिए वसा भी इसमें है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से इतना आगे है, अर्थात भारतीय जो समय है हमारा जो GMT से हम लोग कितना आगे इसको देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 5.5 घंटा हो जाएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। भारत में 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो मानक समय है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर नैनी से गुजरती है। 82.5 डिग्री देशांतर को अगर हम लोग 4 से गुना करें तो ये 5.5 घंटा हो जाता है। और GMT जो है लंदन के पास से गुजरती है। GMT को मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है। विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन के बीच 15 देशांतर अर्थात 1 घंटा का अंतर पाया जाता है। बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दलदल अर्थात गीला स्थान कहाँ पे है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एशिया हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा दलदल एशिया में जो है ये स्थित है। विश्व का सबसे विशाल दलदल जो है प्रिपेट दलदल जो साइबेरिया में है। आर्द्र भूमि पर प्रथम विश्व स्तरीय जो सम्मेलन है 1971 में रामसर में हुआ था। और भारत में जो है आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 2010 ईस्वी में बनाया गया है। और इस अधिनियम के अधीन जो है केंद्रीय आर्द्र भूमि विनियामक प्राधिकरण CWRA की स्थापना की गई। भारत में अभी तक में टोटल कितने रामसर स्थल हैं? और रामसर स्थल की जो है 2 फरवरी को हम लोग जो है आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। और अभी नवीनतम आर्द्र भूमि की संख्या या फिर रामसर साइट की संख्या कितनी है इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइसोबाथ। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को आइसोबाथ कहते हैं। आइसोगोनल चुंबकीय झुकाव को समान दर्शाने वाली रेखा को कहते हैं। आइसोहेलाइन समुद्री जल में खारेपन की जो समान मात्रा को प्रदर्शित करने वाली रेखा को कहते हैं। आइसोहेल सूर्य ताप की समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। आइसोनेफ जो है आपको मेगा क्षांता के समान क्षेत्रों वाली रेखाओं को कहते हैं। वर्षा की समान मात्रा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट्स कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बोरा हो जाएगा। बोरा एक ठंडी और शुष्क वायु है। एड्रियाटिक तट पर बोरा ठंडी हवा चलती है। टॉर्नेडो अल्पकालिक भयंकर तूफान है जिसकी गति 325 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। हैरिकेन्स अटलांटिक महासागर में जो उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप के समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। सामल इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। सांता आना दक्षिणी कैलिफोर्निया के सांता आना घाटी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी आंधी है। शिराको अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह नदी जो दिल्ली में बहती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी। यमुना नदी दिल्ली से होकर बहती है। गंगा नदी
की सबसे जो लंबी सहायक नदी है यमुना नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो 2525 किलोमीटर है। और आगरा, मथुरा और इत्यादि शहर जो है यमुना नदी पर स्थित है। अयोध्या शहर आपको सरयू नदी पर हो जाएगा और लुधियाना सतलज नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इरावती इनमें से किसमें गिरती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में। इरावती नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इरावती नदी म्यांमार नदी की मुख्य नदी है। चलिए कुछ नदी और उसकी गिरने के स्थान के बारे में जानते हैं। जैसे नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। वोल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में। मैकांग नदी दक्षिणी चीन सागर में। अमेजन नदी अटलांटिक महासागर में। नाइजर नदी गिनी की खाड़ी में। लीना नदी लाप्टेव सागर में। मैकेंजी नदी ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रीफ कहलाता है। नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके उसे रीफ कहलाता है। नदी मुहाने पर विलय से पूर्व डेल्टा या ज्वार नदी मुख का निर्माण करता है। नदियों के कई शाखा में बांटना वितारका कहलाता है। प्रवाल भित्ति से जो है अर्थात कोरल रीफ्स के जो निर्माण से बनता है वो मूंगा से होता है। और मूंगा संघ सिलिंट्रेटा से संबंधित है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। वलयाकार प्रवाल को एटॉल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड का जो विस्तार है 21,75,000 वर्ग किलोमीटर में है। ग्रीनलैंड आर्कटिक और अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। बोर्नियो द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। बोर्नियो द्वीप का अगर विस्तार पूछा जाए तो 7,51,000 वर्ग किलोमीटर है। और होन्शु द्वीप का विस्तार अगर पूछा जाए तो 2,27,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास में है ये। क्यूबा द्वीप कैरेबियन सागर में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 1,10,922 वर्ग किलोमीटर में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह एक संग्रहित फल है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहतूत। सहतूत एक संग्रहित फल है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। सहतूत के वृक्ष पर रेशम का कीड़ा पालता है और सहतूत के वृक्ष भारत में कर्नाटक में सर्वाधिक पाया जाता है। रोजेसी कुल का फल जो है स्ट्रॉबेरी, सेब, नाशपाती इत्यादि है। हम लीची का जो भाग खाते हैं उसे एरिल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बज शहर यहाँ पर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। बज शहर ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की मुद्रा यूरो है। ऑस्ट्रिया का प्रभाव एकीकरण से पूर्व इटली और जर्मनी देश पर था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मात्रा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर चिन्हों का जो अर्थ सामान्य है का आयाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। साखीय भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो 10⁻⁻6 मिलीमीटर से जो है छोटा होना चाहिए ये, अर्थात ये जो इस साइड में होगा ये बड़ा होगा यहाँ पे और इधर का ये भाग है जिनका आकार इससे छोटा होगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है तो क्या होगा उसमें? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थैतिक घर्षण, काइनेटिक घर्षण और रोलिंग घर्षण हो जाएगा। एक कार का पहिया अगर सड़क पर चल रहा है तो उसमें स्थैतिक घर्षण, काइनेटिक घर्षण, रोलिंग घर्षण इत्यादि होता है। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल की दिशा सदैव ही वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है। लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। स्थैतिक घर्षण का जो बल का मान है सर्वाधिक होता है और घर्षण बल के अभाव में चलना संभव नहीं है। घर्षण बल कम होने पर गाड़ी का पहिया सड़क पर फिसलने लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि की गति भी और माध्यम के घनत्व
के मध्य में क्या रिश्ता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ये भी स्क्वायर समानुपाती 1/p हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी, तलवंडी हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ और सिख धर्म के ये संस्थापक माने जाते हैं। गुरु नानक साहब का जो जन्म स्थान है ननकाना साहिब कहलाता है। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई। गुरु नानक ने संगत और पंगत को महत्व दिया। गुरु अंगद के द्वारा जो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया और गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को अस्थायी कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। औरंगजेब अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रंगून हो जाएगा। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया था। रंगून बर्मा की राजधानी थी। अब इसका नाम नई पेताब है। बर्मा जो है इसका आधुनिक नाम म्यांमार हो गया है। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक थे। 1857 के सैनिक विद्रोह के नेतृत्व करता बहादुर शाह द्वितीय थे। बहादुर शाह द्वितीय को हडसन ने हुमायूं के मकबरा से पकड़कर रंगून भेज दिया था। रंगून में अंतिम मुगल बादशाह जो है जफर की मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गई। और बहादुर शाह द्वितीय ऐसे बदनसीब बादशाह थे जिन्हें 2 गज जमीन भी भारत में नसीब नहीं हुई। ये जफर नाम से शायरी लिखा करते थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, जॉन निकोलसन हो जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद जॉन निकोलसन के द्वारा किया गया। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की सबसे महत्वपूर्ण नाटक है। इस नाटक में दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न पुत्र भरत का वर्णन है। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विल्किंस के द्वारा किया गया। अभिज्ञान शकुंतलम या व्यवस्थित अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। वे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष थे। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में जो अनुवाद है सर्वप्रथम राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेवेल हो जाएगा। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में जो है आखिर में एक पूर्व वायसराय अर्थात जो है सेकंड जो लास्ट इसको कह सकते हैं सेकंड लास्ट वायसराय कौन थे? तो ये वेवेल थे। लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल 1943 से 47 तक रहा। वेवेल के कार्यकाल में जो है शिमला सम्मेलन 1945 का आयोजन किया गया था। लॉर्ड इरविन के काल में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था। भारत का जो अंतिम वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन हो गए और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे और इसे भारत के ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उनकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अधिक हो जाएगा। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी जो चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए सत्य है यह अधिक होता है। प्राकृतिक चुंबक जो है Fe3O4 हो जाएगा। चुंबक जो है लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी कारण इसके गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण एवं असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जस्ता, तांबा, बिस्मथ, चांदी, सोना, टीना इत्यादि है और अनुचुंबकीय पदार्थ क्रोमियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन इत्यादि है। अस्थायी चुंबकीय बनाने के लिए जो हम लोग चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उनकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। प्रकाश किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है। चलिए अब इसमें देखते हैं, जैसे प्रकाश के जो छोटे छोटे बंडल होते हैं या उसे पैकेट के रूप में उसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश की गति की गणना सर्वप्रथम रोमर के द्वारा किया गया था।
प्रकाश के लिए निर्वात का होना आवश्यक नहीं है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये मैथ का सवाल है जिसे आप लोग देख लेंगे। मैथ और क्या कहते हैं रीजनिंग है, इसे आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर एक देखिए ये है 75 नंबर का देख लेते हैं। इसमें है कि सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -15 डिग्री। सेल्सियस में 5 डिग्री जो है -15 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस हो जाएगा। जब फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का संबंध है तो उसमें आप जो है C/100 = F-32/180 हो जाएगा। तो इस पर आप अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा C/100 और F-32/180, इस पर मान रखेंगे तो यह निकल जाएगा। और चारों पैमाने में अगर संबंध पूछा जाए तो C-0/100, F-32/180, R-0/80, K-273/100 हो जाएगा। चलिए परम शून्य के बारे में अगर जानते हैं, परम शून्य को केल्विन पैमाने पर ओके लिखते हैं। ओके = 273.15 डिग्री सेल्सियस एवं 273.16 केल्विन = 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। सेल्सियस पैमाने को फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान 40 ये जो है -40 डिग्री पर एक समान हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी मैथ का सवाल है जिसे आप लोग देख लेंगे अपने से। और चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 83 नंबर का। इसमें है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, 2 हो जाएगा। चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान संभव हैं। चक्रण क्वांटम के जो मान होते हैं +½ या -½ होता है। चक्रण क्वांटम परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है। इसमें इसे जो है S से सूचित किया जाता है, स्पिन से। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर C, MCl2 हो जाएगा। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र जिसका MHPO4 है तो इसके क्लोराइड का सूत्र MCl2 हो जाएगा। फेरस सल्फेट का सूत्र FeSO4 × 7 वाटर हो जाएगा। फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहते हैं, इसे ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं। फेरिक क्लोराइड FeCl2 2 प्रकार के होते हैं। अनाद्र फेरिक क्लोराइड काला होता है और आद्र फेरिक क्लोराइड पीला पसीजने वाला रवेदार ठोस है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसमें sp संकरित कार्बन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, CH = ये जो देखिए 3 बंद है तो यही sp संकरित कार्बन है ये। और चलिए अगला प्रश्न इसमें देखेंगे कि H जो अर्थात हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर B, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया 1952 ईस्वी में। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना अत्यधिक शक्तिशाली है। सूर्य की ऊर्जा का आधार हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन है। तारों की ऊर्जा का आधार जो हाइड्रोजन और हीलियम संलयन की क्रिया है। और परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और न्यूट्रॉन बम का निर्माण सैमुअल कोहन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये A, फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी अणु या आयन में परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है। फ्लोरीन का प्रतीक F है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। जिस पदार्थ का अवकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। CO2 के 1 मोल में होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर D, 6 × 10⁻23 C का परमाणु हो जाएगा। तो CO2 के 1 मोल में 6 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। इसमें जो है मोल किसी पदार्थ के परमाणु अणु या आयन की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। यह संख्या आपको 6.022 × 10⁻23 है। एवोगाड्रो संख्या जो मोल को प्रकट करता है।
यह किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु या 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। एवोगाड्रो संख्या को n द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ n इजकल टू 6.022 इंटू 10⁻23 है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। N2 प्लस O2 ये जो है इसके लिए क्या है, NO के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए Kc इजकल टू KF हो जाएगा। इस समीकरण को उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में हो सकती है उसे उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अवकरण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्धांत, ये देखिए सिद्धांत ये क्या कहलाता है, इसे आप देख लेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन इसका जो है बी हो जाएगा। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत हो जाएगा ये। हाइजेनबर्ग ये अनिश्चितता सिद्धांत ये कहलाता है। ये सिंबल जो भी है इसे आप ध्यान रखेंगे। हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है यह बताता है कि किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। हुंड के नियम को जो है उच्चतम गुणन के नियम अर्थात जो है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं। सब सेलों के में जो है इलेक्ट्रॉन का जो क्रमिक प्रवेश है अपवाह सिद्धांत कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। C6H14 के कितने उच्चक्रिय श्रृंखला समावयवी संभव है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका 5 हो जाएगा। इसका जो है इसके जो 5 समावयव हो सकते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन समावयवों की संख्या इसमें 1 हो जाएगी। ब्यूटेन में आपको 2 हो जाएगा। पेंटेन में 3 हो जाएगा। हेक्सेन में 5 होगा। हेप्टेन में आपको 9 तक हो जाता है। ऑक्टेन में 18 हो जाता है और नोनेन में 35 हो जाता है। वे यौगिक जिनके आणविक सूत्र एक ही होते हैं किंतु जिनके अणुओं में परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है तथा यौगिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं समावयवी अर्थात आइसोमर्स कहलाते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन दोनों का आणविक सूत्र C4H10 होता है, लेकिन संरचना सूत्र में भिन्नता के कारण उनके गुणों में अंतर होता है। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन दोनों ब्यूटेन के समावयवी हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग जो है AB है तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी A, B और AB हो सकता है। यदि दोनों जनकों का जो अर्थात हस्बैंड वाइफ दोनों का जो है रुधिर वर्ग AB है तो उनके बच्चों का जो है संभावित रुधिर वर्ग A, B या AB हो सकता है। आपको रुधिर की जो रक्त समूह का खोज है कार्ल लॉर्ड स्टीनर के द्वारा किया गया था 1900 ईस्वी में। रक्त समूह O को जो है सर्वदाता रक्त समूह के रूप में जानते हैं। वहीं पे हम लोग रक्त समूह जो है AB को सर्वग्राही रक्त समूह के रूप में जानते हैं। रक्त समूह AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है और रक्त समूह O में कोई एंटीजन नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी क्या? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजन। इसका जो है भूख लगने पर कोई जो व्यक्ति है सर्वप्रथम अपनी ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का एक मल्टी बॉन्डेड पॉलीसेक्राइड है। यह जानवरों, कवकों और बैक्टीरिया में जो है ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है। पॉलीसेक्राइड संरचना जो है शरीर में ग्लूकोज के मुख्य भंडारण के रूप में प्रतिनिधित्व करती है। मनुष्य में ग्लाइकोजन जो है मुख्य रूप से यकृत और कंकाल की मांसपेशियों की कोशिकाओं में बनाया जाता है और संग्रहित भी किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह एक प्रोटीन नहीं है तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एक प्रोटीन नहीं है। लसिका में पाए जाने वाली कणिकाएं लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है। लसिका उत्तक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहता है। लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोग की रोकथाम में सहायक होता है। मनुष्य के शरीर में छन्ने का कार्य लिम्फोनोड करता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी Cu+ हो जाएगा। Cu+ जो है कॉपर प्लस आपको आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है।
रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% जो है आपको ग्लूकोज होता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का जो है शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी युगलिना हो जाएगा। युगलिना की पोषण विधि हेलोफाइटिक है। पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। युगलिना एकल सेल फ्लैगलेट यूकेरियोटिक्स का एक जीनस है। युगलिना में जो है अगर क्लोरोफिल नहीं होता तो यह एंडोसियोमोसिस के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसमें मिटोसिस द्वारा प्रजनन होता है। यह एक कोशिकीय प्रोटोजेवा संघ का जंतु है। हेलोफाइटिक पोषण में अकार्बनिक स्रोत का उपयोग किया जाता है, जबकि हेलोजोइक पोषण में जो है कार्बनिक स्रोतों का उपयोग करते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, यह स्वपोषी होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह स्टेरॉइड्स स्रावित करता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय जो है स्टेरॉइड स्रावित करता है। अग्नाशय के जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से सामान्यतया 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। वे हैं अल्फा से ग्लूकोन, बीटा से इंसुलिन एवं जो गामा से जो है सोमेटोस्टेनिन होता है। स्टेरॉइड सामान्यतया शरीर वर्धक हार्मोन है जो शरीर में वृद्धि को प्रभावित करता है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। पित्त रस जो यकृत से निकलता है पित्ताशय में संचित रहता है। यह पित्त रस जो है भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था। इसमें जब 2 पायरुविक अम्ल क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है तो पूर्णतया ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 2 गुना 18 एटीपी अर्थात 36 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करता है। एक ग्लूकोज अणु पूर्णतः ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 38 एटीपी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। केंद्रक जो है कोशिका के नियंत्रक केंद्र के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विषाणुओं में होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या तो आरएनए या डीएनए। विषाणुओं में आरएनए या डीएनए होता है। वायरस जो सामान्यतया न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। इसकी खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की के द्वारा की गई थी। इसके जो सबसे बाहर आवरण को कैप्सिड कहते हैं। यह जीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी है। यह जीवाणुओं के ऊपर विषाणु आश्रित होता है, तो इसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको 1000 एंगस्ट्रम से 10,000 एंगस्ट्रम के बीच में एक पायस में जो है परिक्षिप्त कणों का आकार 1000 एंगस्ट्रम से 10,000 एंगस्ट्रम पारस में होता है। पायस एक प्रकार का कोलाइड है। द्रव में द्रव का परिक्षेपण पायस कोलाइड है। रक्त जो है सोल कोलाइड है, यह द्रव में ठोस का परीक्षण है। मक्खन जेल कोलाइड है, यह ठोस में द्रव का परिक्षेपण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये सब रीजनिंग का सवाल है और संभवतः इसमें अब सवाल नहीं होंगे, मैथ और रीजनिंग के ही सवाल होंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारा आज ये 150 प्रश्न जो है इस प्रैक्टिस सेट का कंप्लीट होता है। तो आप सभी जो भी पहली बार इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं उनसे अनुरोध है हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कुछ सुझाव देना चाहें तो उसे भी दे सकते हैं। अगर किन्हीं को जो कोई प्रश्न जैसे कोई उत्तर में दिक्कत लगती है तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो इसमें हो सकता है कि वो उस समय का आंसर हो और कुछ जो है बुक में दिया हुआ हो, तो हम उसके आधार पर अभी ये बता रहे हैं। आगे जो भी और कुछ भी आंसर सबमिट करना होगा या कुछ बताना होगा तो उसके आधार पर आप चाहें तो हमें बता सकते हैं, और कुछ भी सुझाव देना हो तो उसे आप दे सकते हैं।
तो आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए। और सब जो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ भी जाके देख सकते हैं। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।